नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए ध्यान रखिएगा, यूपी पीएससी मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 145 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 146वां नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीएस का होता है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग बेहतर ढंग से लिखिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है दोस्तों आप लोग डे बाय डे करते रहिए। और जो लोग नहीं उत्तर लिख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, तो उसी में आप लोगों को मिल जाए। तो जो लोग भी अपना अभी से मुख्य परीक्षा और पीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो ड्राफ्टिंग है, टेस्ट सीरीज़ है और जीएस के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी, ऐसे, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी से आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, डे बाय डे एक एक दिन आपके जीवन से निकलता जा रहा है और बीतता जा रहा है। तो आप लोगों को अभी से चीज़ों को बेहतर ढंग से करना है। अगर आपको 2021 में ही नौकरी लेनी है तो आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी जो है वो आप लोगों को एक साथ करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा आंसर राइटिंग के लिए निकाल दीजिए, बाकी 7 घंटे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लगभग 223 दिन बचे हैं तो इनमें आप बेहतर ढंग से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। आज का जो प्रश्न है दोस्तों जीएस पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 291 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए यह जो चीज़ें आप लोगों को करवाई जाती हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, तो इसलिए होता है क्योंकि देखिए सभी व्यक्तियों की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक इंसान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से चीज़ों को करता है, लेकिन पॉइंट्स आपको वही देने हैं, ठीक है। ऐसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आपको लिखना होगा। अब लिखने से पहले वही होता है कि आप सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें ऐड करना है, फिर अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, आप पॉइंट्स को लिखते हैं। इसी फॉर्मेट पर आप लोगों को आंसर राइटिंग कराई जाती है, ठीक है। कि जो एग्ज़ाम हॉल में करना है वही चीज़ों को आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहें और अपनी उत्तर लेखन क्षमता का अच्छे से विकास कर सकें। आइए, आज का जो प्रश्न है जीएस पेपर 4 का है। प्रश्न संख्या 291 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से जो प्रश्न है उसका उत्तर अच्छे से लिखिए। प्रस्तुतिकरण के संबंध में जैसे देखिए एक पेज है, 2 पेज हैं। अब 2 पेज में आपने डेटा का भी प्रयोग किया है, उसमें कोटेशंस का भी प्रयोग किया है, उसमें आपने जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन भी किया है। इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट का भी उपयोग किया है, कहीं कहीं पर आपने डॉट्स के फॉर्मेट में लिखा है, कहीं कहीं पर आपने एरो मार्कर लिखा है, कहीं कहीं पर आपने डायग्राम का उपयोग किया है जहाँ पर भी रेलेवेंट हो। तो आप खुद सोच कर देखिए कि आपका उत्तर कितना बेहतर होगा। चीज़ें वही हैं, एग्ज़ाम हॉल में भी आप लोगों को अब सोच कर देखिए कि आपको लिखना ही नहीं है, आप लोगों को 12 लोगों से बेहतर लिखना है, क्योंकि एक सीट पर 13 व्यक्ति मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, 12 लोगों से बेहतर लिखना है। तो बेहतर कैसे होगा, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करके बार बार लिख कर चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से प्रश्न को लिखिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। गांधीवादी दर्शन की आधुनिक प्रशासन में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो जो देखिए गांधीवादी दर्शन था उसकी आधुनिक प्रशासन, जो आजकल का प्रशासन है, प्रशासनिक कार्यशैली है, तो उसमें उसकी
प्रासंगिकता कितनी है, क्या है, इन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गांधीवादी दर्शन क्या है। देखिए, गांधीवादी दर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो एक्चुअल में गांधीवादी दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, उसका एक पार्ट है कर्मवाद। तो कर्मवाद की व्यवहारिकता पर गांधीवादी दर्शन आधारित है कि भाई कर्म के अनुसार ही चीज़ें बनती हैं। अब गांधीवादी दर्शन जो मुख्य है तो उसमें सत्य की बात कही गई है, अहिंसा की बात कही है, ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है ज़्यादा संग्रहण, आवश्यकता से अधिक संग्रहण ना करना। शारीरिक श्रम की बात गांधीवादी दर्शन में कही जाती है। स्वदेशी की बात कही जाती है कि अब विदेशी चीज़ों को प्रयोग ना करें, स्वदेशी को अपनाएं। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की जाती है कि छुआछूत नहीं माननी है, ठीक है। और सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिंदु जो हैं वो गांधीवादी जो नैतिक दर्शन है, जो गांधीवादी दर्शन है, उसमें हमें मिलते हैं, समाहित होते हैं। अब देखिए, जो गांधीवादी दर्शन है, अब इसकी एक एक करके प्रासंगिकता को अच्छे तरीके से बताना है कि भाई आधुनिक जो प्रशासन है उसमें इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो अब एक एक करके, जैसे सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रशासनिक कार्यों में सत्य का प्रयोग, यानी आप हमेशा सत्य बोलें, अच्छे कार्यों को करें। अब सत्य का प्रयोग अगर प्रशासनिक कार्यशैली जो होती है उसमें ये चीज़ें आती हैं, गांधीवादी दर्शन जो है अगर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो सत्य के प्रयोग से क्या है कि भ्रष्टाचार कम होगा, जो कार्य है निष्पक्ष होगा। सभी को पता है कि भाई हाँ, अगला व्यक्ति, अगला जो ऑफिसर है, अगला जो सिविल सर्वेंट है वो बहुत ईमानदार है, सत्य बोलता है हमेशा। तो जो भी चीज़ें होंगी वो निष्पक्ष होंगी, पारदर्शी होंगी। इससे क्या है, भ्रष्टाचार भी कम होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रासंगिकता है सत्य की, जो गांधीवादी दर्शन का एक पार्ट है और इसकी आधुनिक प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगली चीज़ क्या है, अहिंसा, यानी हिंसा न करना। हिंसा न करने का मतलब यह है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट अहिंसा का रास्ता अपनाता है, अहिंसा का रास्ता अपनाता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे अधिकारियों को देखा भी होगा आप लोगों ने व्यवहारिकता में कि समाज में बहुत सारे अधिकारी थप्पड़ भी मारते हैं, गुस्सा भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर जो अधिकारी है अहिंसा का प्रयोग करता है तो अधिकारी में क्या है, अधिकारी के अंदर सहनशीलता होगी, क्रोध नहीं करेगी, जो क्रोध नहीं करेगा व्यक्ति, और निर्दयता नहीं करेगा, तानाशाही नहीं अपनाएगा। तो इन सारी दुर्भावनाओं से जो प्रशासनिक कार्यशैली है वो मुक्त होगी और समाज के प्रति एक अहिंसावादी अधिकारी अगर होगा तो वो क्या करेगा, समाज के प्रति दया रखेगा, सेवा भाव रखेगा, प्रेम भाव रखेगा, उसके अंदर सहानुभूति होगी लोगों को लेकर, ठीक है। तो ये अहिंसा की प्रासंगिकता है, ठीक है, जो हमारा आधुनिक प्रशासन है उसमें। देखिए अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है आस्तेय, यानी चोरी ना करना। अब देखिए यह एक व्यवहारिक चीज़ है, व्यवहारिक है और एक मानसिक भी है कि एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से जिस तरीके का होगा उसी तरीके से उसके कार्य होंगे। अब एक व्यक्ति या अधिकारी जो है वो व्यवहारिक और मानसिक रूप से अधिकारी अगर चोरी नहीं कर रहा है तो ये क्या है भाई, सारी की सारी चीज़ें जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा, जो कार्यशैली है, जो अधिकारी के कार्य हैं वो अच्छे होंगे, तो प्रशासनिक दक्षता भी आएगी, कानूनों का सही क्रियान्वयन होगा। तो ये सारी की सारी प्रासंगिकता हमें देखने मिलती है गांधीवादी दर्शन में। अगला पार्ट क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संग्रहण न करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आय से अधिक संपत्ति की जो बुराइयां हैं उनमें उनको भी नियंत्रित किया जा सकेगा और जो लोगों के खिलाफ में जो अन्याय होता है, जो शोषण नहीं हो सकेगा, अन्याय नहीं हो सकेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। भाई जितना जिसके हिस्से में है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये अपरिग्रह की प्रासंगिकता है। अगला चीज़ क्या है,
ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का क्या तात्पर्य है कि जैसे जो व्यक्ति है मन कर्म वचन, ठीक है, मन से, अपने कामों से, अपने वचनों से, ठीक है, इंद्रियों पर पूर्ण संयम होना चाहिए। जो आपकी इंद्रियां हैं तो उन पर आपका पूर्ण संयम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे बहुत सारे अधिकारी जो गलत कार्यों में भी लिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, समाज में वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, लैंगिक शोषण, इन पर नियंत्रण लगेगा। अब अन्य चीज़ें भी हैं कि अगर एक अधिकारी शारीरिक श्रम करता है, शारीरिक श्रम का मतलब अच्छे से जो उसको अधिकार दिए गए हैं, जो उसको कार्य निभाने के लिए, निर्वहन करने के लिए दिए गए हैं, उनको वो बेहतर ढंग से करेगा, ठीक है। समाज में समाज को एक नज़र से देखेगा, समान नज़र से देखेगा, जिससे क्या है कि वह लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता का भी उन्मूलन किया जा सकेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं गांधीवादी दर्शन का पार्ट हैं, और गांधीवादी दर्शन की जो है आधुनिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्तमान में भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपने शब्दों में आप लोग बेहतर ढंग से 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए और आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 292 है और 125 शब्दों में, 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। जो अच्छे शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन भी करिए। जो फ्लो चार्ट होता है, डायग्राम होता है, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए, डेटा का भी उपयोग करिए जहाँ पर भी रेलेवेंट है। तो इन सारे तरीके से अपने उत्तर को बेहतर बनाना है। अब देखिए, जो शब्द सीमा कही गई है उसी शब्द सीमा में आप लोगों को प्रश्न को लिखना है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो टेररिज्म है इसके विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें इंटरनेट का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों हैं। दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है, सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करनी है। इस पर आप लोगों को 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट के बारे में बताना है। थोड़ा बहुत एक दो लाइन में आप इंटरनेट के बारे में बता दीजिए कि देखिए, इंटरनेट जो है वो सूचनाओं को साझा एवं प्राप्त करने का माध्यम है, जिसके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इंटरनेट के बारे में आपने बता दिया, उसके बाद में अगले पार्ट में आप लोगों को बताना है कि आतंकवाद के प्रसार में जो इंटरनेट है इसकी भूमिका क्या है। तो देखिए, जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं जो गलत गतिविधियों को प्रसार करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। अब कोई भी एक संगठन है, जैसे मान लीजिए इराक और सीरिया में जो लोग बैठे हैं वो संगठन को क्रियान्वित कर रहे हैं। अब वो इंटरनेट के माध्यम से भारत में भी सेंधमारी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं संगठन में जुड़ने के लिए, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भर्ती करने में सुगम बनाता है कि भाई अगर कोई दूसरे देश में बैठा व्यक्ति है, किसी दूसरे देश के व्यक्ति को हायर कर सकता है पैसे देकर ऑनलाइन। तो ये हो किसकी वजह से रहा है, ये हो रहा है इंटरनेट की वजह से। और क्या करते हैं आतंकवादी संगठन कि कट्टरता को बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में वैमनस्यता को बढ़ाते हैं, हिंसा को उकसाना, कि भाई हिंसक गतिविधियों को उकसाना, समाज में जहाँ पर भी शांति है वहाँ पर अशांति को फैलाना। ये किसी के भी माध्यम से हो सकता है, ईमेल हो गया और ब्लॉग के माध्यम से हो गया, या वीडियो गेम के माध्यम से हो गया, ऑनलाइन चैट के माध्यम से हो गया, इंटरनेट पर कोई पेज है उसके माध्यम से हो गया, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन तरीका जो एक माध्यम बनता है वो इंटरनेट बनता है ओवरऑल में। तो ये चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, कि भाई अगर राष्ट्र में है, राष्ट्र में किसी भी देश में आप राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार होता है और उस अभियोजन से बचने के लिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं कि भाई कोई पकड़ा ही नहीं जा सकता। आप अगर
भाई इंडिया की पहुंच जो है क्षेत्राधिकार अपने ही देश में है, दूसरे देश में भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अवैध रूप से ये संगठन क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से फिनेंस जुटाते हैं, एकत्रित करते हैं, वित्त एकत्रित करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भाई इंटरनेट के माध्यम से जो प्रेरित हो रहे हैं लोग, जो संगठन हैं, जो समुदाय के लोग हैं जिनको ये लोग प्रेरित कर लेते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं। ये भी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी गतिविधियां जो संगठन चला रहा है, उसको व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, योजनाओं का निर्माण करना है, कोई अभियान चलाना है किसी देश के खिलाफ में, आतंकवादी गतिविधियां फैलानी हैं, तो ये सारे के सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से ही हो जाएंगे। तो आप सोच कर देखिए कितना बड़ा दुरुपयोग इंटरनेट का हो रहा है इस समय। हथियारों को प्राप्त करना, टाइम यहाँ तक होता है कि ऑनलाइन पेमेंट हो गई, आपको हथियार भी ऑनलाइन ही मिल जाते हैं, मतलब डिलीवरी के माध्यम से फिजिकल रूप से। अब देखिए हथियारों को प्राप्त करना भी बहुत आसान होता है कि एक इंटरनेट का स्पेस होता है जिसको कहा जाता है डार्क वेब। इसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो इसलिए इस डार्क वेब का ये लोग इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो हथियारों को प्राप्त करते हैं यहीं से। और क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादी लोग क्या हैं कि साइबर आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं, कि जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार, इन सारी चीज़ों में ये बाधाएं डालते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पर भी भूमिका इंटरनेट की ही हो गई। अब आपने आतंकवाद का जो टेररिज्म है उसके पांव पसार किस तरीके से रहा है, उन चीज़ों को जाना आपने इंटरनेट के माध्यम से कि भाई इसका दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, अब इसका सदुपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इन चीज़ों को भी जानते हैं। कि जैसे जो आतंकवाद की लड़ाई में इंटरनेट का सदुपयोग किस तरीके से है, कि जैसे कोई भी सरकारी तंत्र है, सरकारी अधिकारी है, वो सूचनाओं को एकत्रित करता है बिग डेटा के माध्यम से। भाई सारी की सारी चीज़ें क्रियान्वित की जा रही हैं कहाँ से, इंटरनेट से। अब इंटरनेट पे कोई भी पेज है, वेबसाइट है, वेब पेज है, ऑनलाइन वीडियो चैट है और अन्य चीज़ें जो हैं, तो इन पर निगरानी सरकार रख सकती है, ठीक है। सूचनाओं को एकत्रित कर सकती है, साक्ष्यों का संग्रहण कर सकती है। कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पर अभियोजन लगाना है तो साक्ष्यों को ये लोग इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस भी आपने लोगों ने देखे हैं, वर्तमान में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो इनके माध्यम से आप एग्जाम्पल के रूप में भी कोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, भारत में था, वह छोड़कर चला गया, ब्रिटेन चला गया। अब दोनों देशों के बीच में एक रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा, तुरंत यहाँ से भारत देश से ब्रिटेन के दूतावास में और जो संबंधित विभाग है, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, तुरंत उनके ऊपर ट्रैकिंग होने लगती है, उनको पकड़ने का प्रयास किया जाता है और पकड़ भी लिए जाते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से आतंकवाद की लड़ाई को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। भाई ये एक इंटरनेट क्या है, एक दो-धारी तलवार है। अब इसका उपयोग किस मायने में कर रहे हैं, मैटर यहीं पर करता है। और क्या है कि जैसे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको ओवरऑल में रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना, कि किस तरीके से हमें रोकना है, किस तरीके से कार्यों को करना है, इनको एक सारी चीज़ों को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जाता है कि हाँ भाई फला फला व्यक्ति है, आतंकवादी है, घूम रहा है, कोई अगर किसी को जानकारी मिले तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण भूमिका इंटरनेट निभाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2021 का और प्रारंभिक परीक्षा का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।